सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, जानवी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड क्लास 12 विषय हिंदी के पार्ट नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर। तो शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो ये पार्ट नंबर 7 है, साठोत्तरी कविता, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और दुष्यंत कुमार। देखो, ये साठोत्तरी का मतलब होता है कि 60 के दशक में लिखी गई कविता। और आप सबसे एक विनती और है कि जिन्होंने इसका लेसन का रिवीजन नहीं किया है, इसका पार्ट पहले आपको रिवीजन करना होगा, क्योंकि उससे आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, भेड़िया कविता के अनुसार भेड़िया के गुर्राने का क्या कारण था? वह उसे दूसरों को भयभीत करना। इसका राइट आंसर आएगा गए, दूसरों को भयभीत करना, कि वो दूसरों को डराना चाहता है। प्रश्न नंबर 2, भेड़िया कविता के अनुसार तुम का प्रयोग हुआ है सामान्य जन के लिए। प्रश्न नंबर 3, भेड़िया कविता के अनुसार भेड़िया मशाल नहीं जला सकता क्योंकि उसमें संगठन की चेतना ही नहीं है। इसका राइट आंसर आएगा गए। भेड़िया कविता के अनुसार प्रयुक्त निम्नलिखित प्रतीकों को उनके अर्थों के साथ मिलान कीजिए। ये देखो, आपको सही मिलान करना है कि भेड़िया से क्या मिलान होगा। तो इसका उत्तर है भेड़िया एक शोषक से मिलान होगा इसका। मशाल का मतलब है सामूहिक चेतना, भाई सबके अंदर चेतना का जागरण करना। तुम का मतलब है जनशक्ति। प्रश्न नंबर 5 है, करोड़ों हाथों का संबंध किनसे है? तो करोड़ों हाथों का संबंध है आम आदमी से। प्रश्न नंबर 6, हाथ में मशाल लेकर बढ़ने में कौन सा भाव है? हाथ में मशाल लेकर बढ़ने में संघर्षशीलता का भाव है। तो इसका राइट आंसर आएगा कै। प्रश्न नंबर 7 है, कवि आग्रह कर रहा है। तो कवि किन से आग्रह कर रहा है? देशवासियों से। इसका उत्तर राइट आंसर आएगा घ, देशवासियों से। प्रश्न नंबर 8, गंगा निकलने से कवि का आशय है। गंगा निकलने से कवि का आशय है समाधान निकालना। आग जलानी चाहिए से कवि का आशय है बदलाव के लिए संघर्ष और चेतना। इसका राइट आंसर है ग। कवि ने पीड़ा को किसके समान बताया है? कवि ने पीड़ा को पर्वत के समान बताया है। प्रश्न नंबर 11, जिनमें जीवन है वह जीवंतता नहीं। जिनमें जीवन है पर जीवंतता नहीं, उन्हें कवि ने किसके समान माना है? इसका राइट आंसर आएगा लाश के समान। प्रश्न नंबर 1 देखो, निम्नलिखित अंशों में काव्य सौंदर्य लिखिए। उसमें और तुम में यही बुनियादी फर्क है, भेड़िया मशाल नहीं जला सकता। अब देखिए, इसका काव्य का सौंदर्य कैसे लिखा जाएगा। संगठित होने की ये देखो, चेतन नहीं है, ये चेतना है। संगठित होने की चेतना को जागृत करने की शक्ति सामान्य जन के पास होती है, न कि अत्याचारी के पास। शोषण और दमनकारी सत्ता के पास होती है। इसलिए कवि ने पाशविक और मानवीयता की बुनियादी फर्क को रेखांकित करते हुए कहा है कि तुम मशाल जला सकते हो जबकि भेड़िया इस आग से डरता है। अब देखिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। तो इसका उत्तर है, कवि समाज की वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट है और वह इसे बदलना चाहता है। वह अन्याय और असमानता के शिकार लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना चाहता है और वह समाज को उसका स्वरूप बदलना चाहता है। वह समाज का स्वरूप बदलना चाहता है। प्रश्न नंबर 2, भेड़िया क्यों गुर्राता है? कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसका उत्तर है, भेड़िया अपना वर्चस्व कायम रखने एवं स्वार्थ की पूर्ति हेतु गुर्राता रहता है। प्रश्न नंबर 3, कविता में भेड़िया किसका प्रतीक है? स्पष्ट कीजिए।
इस कविता में भेड़िया दमन, शोषण, अन्याय और अत्याचार जैसे जन विरोधी कार्यों में लिप्त लोगों का प्रतीक है। यानी जो शोषण करते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं और लोगों का विरोध करते हैं, उन लोगों के लिए भेड़िया शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो उनका प्रतीक है भेड़िया। प्रश्न नंबर 4, आपकी दृष्टि में भेड़िए को भगाना क्यों जरूरी है, वर्णन कीजिए। तो उत्तर है इसका, सदियों से आमजन के सामाजिक और आर्थिक शोषण के जिम्मेदार भेड़ियों को समाप्त किए बिना समतामूलक समाज की स्थापना संभव नहीं है। देश में जंगल राज कायम करने वालों का निडर होकर सामना करना बहुत आवश्यक है। भेड़िए से भागना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें भगाना समस्या का समाधान है। देखिए, भेड़िया दमनकारी लोगों का, जन विरोधी लोगों का प्रतीक है, तो भेड़िए से भागना मतलब खुद आप डर जाओगे तो वो समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि उसको भगाना समस्या का समाधान है। प्रश्न नंबर 5, भेड़िया कविता की अंतिम पंक्ति मैं और तुमसे कवि का क्या आशय है, कि और तुमसे कवि का क्या आशय है वो स्पष्ट कीजिए। भेड़िया कविता की अंतिम पंक्ति में और तुमसे कवि का आशय है कि कवि का सपना साकार हो रहा है और मानवीयता और सामूहिक चेतना की जीत होने वाली है। जब भी इतिहास लिखा जाएगा उसमें यह लिपिबद्ध होगा कि शोषित और पीड़ित जनता ने अत्याचारी सत्ता को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रश्न नंबर 6 है, अपने परिवेश से एक उदाहरण देते हुए लिखिए कि सामूहिक चेतना के विकास में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। तो इसका उत्तर है, आज भी हमारे परिवेश में कई तरह के अत्याचार, शोषण, अन्याय होता है। सामूहिक चेतना के विकास के लिए हमें लोगों को व्याप्त शोषण, अन्याय, अव्यवस्था के प्रति जागृति उत्पन्न करनी होगी, जिससे वह समाज में परिवर्तन लाने हेतु संघर्ष करे। देश की गरीबी, अशिक्षा को दूर करना होगा। हम इन कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों, घटनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बोलकर या लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। सभी प्रकार की विविधताओं जैसे धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र और भाषा संबंधी के प्रति सकारात्मक एवं विवेकपूर्ण समझ लिखकर, बोलकर एवं विचार विमर्श के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। देखो, अब प्रश्न नंबर 7 है, भेड़िया कविता की भाषिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कविता की भाषा सरल और सहज है। इसमें प्रयुक्त शब्द भी आसान और बोलचाल की भाषा है। पूरी कविता में शायद ही ऐसा कोई कठिन शब्द हो जिसका अर्थ पाठक अथवा श्रोता के लिए अबूझ हो। यानी पाठक, पढ़ने वाला और सुनने वाले के लिए मतलब समझ में आ जाएगा, वो अबूझ नहीं है इसके शब्द। देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। देशज का मतलब जो देश में बोलचाल के शब्द हैं उनका प्रयोग भी किया गया है। साथ ही क्रियात्मक शब्दों के प्रयोग में कवि को विशेष सफलता हासिल हुई है। इस कविता की भाषिक विशेषताओं में उल्लेखनीय प्रतीकात्मक, लयात्मक, प्रभावोत्पादक। ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लिए कविता कला की बाजीगरी नहीं, बल्कि लोक जीवन के यथार्थ से सीधे जूझने की एक प्रभावशाली कसौटी है। प्रश्न नंबर 8 है, दुष्यंत कुमार ने पीर को पर्वत के समान क्यों कहा है। देखो, इसमें पीर का मतलब है पीड़ा। पीड़ा को पर्वत के समान क्यों कहा है। कवि ने पीर को पर्वत के समान इसलिए बताया गया है क्योंकि मनुष्य की पीड़ा अर्थात उसके समाज की समस्याएं जैसे अन्याय, शोषण, भुखमरी, गरीबी, असमानता, भेदभाव, बीमारी, अशिक्षा इत्यादि पर्वत के समान विशाल हो गई है। यह इतना विराट रूप ले चुकी है कि कवि उनको उच्च पर्वत के रूप में देखता है। यह यातना, पीड़ा एवं कष्ट को पर्वत की तरह कठोर माना है। इसका आशय यह है कि कष्ट बहुत पुराना है जो पत्थर की तरह जम गया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9, गजल के माध्यम से कवि किस प्रकार का परिवर्तन चाहता है, प्रस्तुत कीजिए। गजल के माध्यम से कवि समाज में बुनियादी परिवर्तन चाहता है, अर्थात समाज में शोषण, अन्याय और अत्याचार की जो बुनियादी है, ये देखिए सदियों से बनी हुई है, उन्हें जड़ से मिटा देना चाहता है। कवि सामाजिक समस्याओं से और व्यवस्था की जड़ता, कुरीतियों को लेकर विरोध का भाव जाता रहा है।
वह इस व्यवस्था के खिलाफ परिवर्तन की मांग करता है। यह परिवर्तन बाहरी ढांचे में नहीं अपितु मूलभूत और आधारभूत परिवर्तन चाहता है, अर्थात समस्या को आमूलचूल परिवर्तन। यह परिवर्तन व्यापक जन समूह की सहभागिता से संभव होगा। यानी कभी परिवर्तन चाहता है तो वो बाहरी ढांचे में, मतलब बाहर का दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि मूलभूत जो मुख्य आवश्यकताएं होती है उनमें परिवर्तन होना चाहिए। तो यह मतलब सहभागिता, मतलब सब लोगों के एक साथ होने से ही यह संभव होगा। प्रश्न नंबर 10, गज़ल के संदर्भ में लाश का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, गज़ल के संदर्भ में लाश का आशय निर्जीव जड़ हो चुके लोगों से है, यानी जो निर्जीव हो चुके हैं उन लोगों से यह संबंधित है। सदियों से दलित शोषित समाज निर्जीव हो गया है। दलित और जिनका शोषण हुआ है वह समाज निर्जीव हो गया है, जिसमें जीवन तो है परंतु जीवंतता नहीं है। यानी वो जी तो रहे हैं पर वो जीवित नहीं है। निराश होकर भी वह अपने अभावग्रस्त दयनीय स्थिति को ही अपनी नियति मान बैठे हैं। यानी वो इतने ज़्यादा निराश हो गए हैं कि वह अपनी स्थिति को अपनी नियति मान चुके हैं कि हमारे साथ तो यही होगा। उसको वो अपनी स्थिति को नियति मान चुके हैं, मतलब उन्होंने ये मान लिया कि हमारा क्रम ही यही है। तो इस तरह विद्यार्थियों, ये आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। तो एक बार आपसे फिर अनुरोध है कि जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हमने सब्सक्राइब किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।